हेलो। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो रिमेनिंग वाला हिस्सा था इस चैप्टर से। दैट वाज अपना इम्यूनिटी तक अपन ने जितने भी डिजीजेस वगैरह थे उसके बारे जिसके बारे में बात करना था अपन ने कर लिया था। आई होप आई एम ऑडिबल। लेट मी चेक वंस अगेन। हेलो। हेलो। ओके, आई एम ऑडिबल। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो अपन ने यहाँ तक जितने भी डिजीजेस थे, जितने भी टाइप के डिजीजेस थे उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। एज यू कैन सी जितने भी है अपन ने करने थे ये तुम्हारे सामने। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे इम्यूनिटी इम्यूनोलॉजी। यानी कि अपनी बॉडी कहते हैं ना, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो। क्या कहते हैं, शरीर में एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है, क्या कहते हैं, डिजीजेस को लड़ने का। उसी चीज को क्या कहते हैं, अपने शरीर की उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। ये तो इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसके ऊपर अपन बाद में चर्चा करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल नोट्स की तरफ। ठीक है, अब आ जाते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ वर्बली चीजें समझाऊंगा कि इम्यूनिटी बेसिकली वर्क कैसे करती है। होता यह है ना कि तुम्हारे शरीर में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल, यानी कि कोई भी ऐसा पार्टिकल, लिटरली कोई भी एक ऐसा पार्टिकल जो कि तुम्हारा बॉडी आइडेंटिफाई नहीं करता है या आइडेंटिफाई करता है, मानकर चलो आइडेंटिफाई वो नहीं कर पाता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, तो क्या करेगा वो, उसके अगेंस्ट एक डिफेंस आर्मी खड़ी करके रख देगा। और उससे वो क्या करेगा, जब वो, अगर वो मानकर चलो पहली पहली बार आया है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। लेकिन अगर पहली बार आ चुका है और उससे हमने लड़ लिया है, तो हमारा शरीर क्या करता है ना, उसकी एक कॉपी बना देता है, यानी कि एक मेमोरी स्टोर रखता है अपने ब्रेन में कि हाँ, इस तरीके का एक इन्फेक्शन या बीमारी मुझे एक बार हो रखी थी, कि अगर ऐसा फिर से होता है तो मुझे कुछ इस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करना है, तो मैं इसकी बैंड बजा सकता हूँ, इस फॉरेन पार्टिकल की बैंड बजा सकता हूँ। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपने पास पहले से ही होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप की मैं बात कर लूं, तो जो ब्लड ग्रुप का जो सिनेरियो होता है ना, कि सेम डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को डोनेट नहीं कर सकते, उसके पीछे भी रीजन होती है हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करती है, ये पहले से ही होती है, कोई जरूरत नहीं है कि हमें मतलब कोई दूसरा ब्लड ग्रुप दे, ऐसा वैसा। जैसे ही आएगा वैसे ही बैंड बच जाएगी। मतलब किसी दूसरे बंदे का अगर ब्लड ग्रुप देते हैं, तुमने कभी सुना होगा ब्लड का कोएगुलेशन होना, मतलब जो ब्लड है ना बिल्कुल पनीर की तरह बन जाता है अगर दूसरे किसी ब्लड ग्रुप का ब्लड अगर उसमें मिक्स किया जाए तो। इसलिए सेम ब्लड ग्रुप वाले को ही ब्लड दिया जाता है। खैर एनीवेज, मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा था कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, तो अगर वो आइडेंटिफाइड नहीं है पहले से, तो पहले उसका क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, उसके कॉपी बनाएगा और उससे जितना हो सकता है उतना लड़ेगा। और अगर नहीं लड़ पाया तो इंसान मरेगा। अगर लड़ पाया, उसको भगा पाया, तो उसकी एक कॉपी सेव रखेगा कि वो अगली बार आए तो आसानी से उससे लड़ सके। और अगर मानकर चलो पहले से ही आइडेंटिफाई करता है, तो सिंपली आएगा, उससे फाइट करेगा, कुछ अपने शरीर में असर होंगे। जैसे बीमार होने पर जनरली असर क्या देखने को मिलते हैं, बीमार क्या कहते हैं, बुखार हो जाता है, कफ हो जाती है, नाक बहने लगती है, कहीं कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो तो खुजली शुरू हो जाती है, स्किन स्वोलन हो जाती है, मतलब रैशेज आ जाते हैं। तो इन सारी चीजों पर अपन डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर अपन बात करने जा रहे हैं मेन पॉइंट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ का मीनिंग इज नॉट जस्ट फिजिकल वेलबींग, इट्स ऑल्सो अबाउट मेंटल वेलबींग। ठीक है, ये मीनिंग होता है हेल्थ। और डिजीजेस तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया है। इसी में अपन बात करेंगे इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी कैसे परफॉर्म करती है उसकी स्टडी को क्या कहेंगे, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, बात करते हैं इम्यूनिटी की। इनेट और एक्वायर्ड दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। इनेट मतलब पैदाइशी जो हमारे अंदर होती है, उसे क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी। जैसे मैंने ब्लड ग्रुप का एग्जांपल दिया, ये हमारे अंदर क्या है, इनेट इम्यूनिटी है। लेकिन मैं बात करता हूँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जो कि अपन आगे जाकर के एज के साथ एक्वायर करते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आगे जाकर के अपन एग्जांपल देखेंगे। इम्यूनिटी इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इम्यूनिटी, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। ये अपना एक नेचुरल फीचर है जो अपन को नेचर की तरफ से मिला है। इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं, इनबॉर्न और बाय बर्थ, पैदाइशी हमारे पास आता है। अभी उसको भी दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करके स्टडी कर सकते हैं। एक तो फिजिकल बैरियर के थ्रू भी हमारी प्रोटेक्शन हो सकती है, और एक होती है फिजियोलॉजिकल।
फिजियोलॉजिकल मैंने बताया था, शरीर का अंदर का जो मैकेनिज्म होता है वर्क करने का मैकेनिज्म, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है फिजियोलॉजिकल। एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल भी मैंने समझाया था। मॉर्फोलॉजिकल मींस बाहरी अपीयरेंस, एनाटॉमिकल मींस अंदर वाला अपीयरेंस, और फिजियोलॉजिकल मींस अंदर का वर्किंग मैकेनिज्म। ठीक है, दैट इज योर फिजियोलॉजिकल। बात करते हैं फिजिकल बैरियर की, जो हमारे अंदर, बात याद रखना, बाय बर्थ, पैदाइशी जो इम्यूनिटी वाली चीजें होती है, जो हमें डिजीजेस, फॉरेन पार्टिकल या किसी भी हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए जो भी चीज है उससे बचाएगी, और वो गुण हमारे अंदर पैदाइशी है, तो वो इनेट इम्यूनिटी में काउंट होगी। फिजिकल बैरियर की बात करते हैं अपन। फिजिकल बैरियर की बात करते हैं, जैसे अपना स्किन हो गया, अपने नाक के अंदर म्यूकस हो गया, कोटिंग ऑफ एपिथेलियम ऑफ लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। ये जीआई का फुल फॉर्म क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइन। अभी जो अपना स्किन होता है ना, स्किन क्यों दी गई है शरीर में? ताकि जो फॉरेन पार्टिकल, डस्ट सब है वो स्किन के ऊपर ही रह जाए, शरीर के अंदर ना जाए। तो ये भी एक तरीके का फिजिकल प्रोटेक्शन दे रहा है। म्यूकस जो नाक में होता है ना, जो अपन सांस लेते हैं उसमें से भी जो डस्ट, धूल वगैरह आता है, वो नाक में जो म्यूकस होता है ना, उससे जाकर के वो चिपक जाता है, तब जाके हमारा वो नाक का कचरा बनता है। ठीक है, तो ये भी बाहर फिजिकली प्रेजेंट है, जो अपने फिजिकली क्या है, एक बैरियर बना रहा है फॉरेन पार्टिकल्स की तरफ। कोटिंग ऑफ एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी, जो अपना सांस की जो नली है, अपनी जो ये ट्रैकिया वगैरह जो है, वहां पर भी कोटिंग है। एपिथेलियम मतलब, अभी चार टाइप के टिश्यूज होते हैं। एक एपिथेलियल होता है अपना, फिर कनेक्टिव होता है, मस्कुलर होता है, फिर न्यूरल होता है। ठीक है, तो एपिथेलियल जो स्किन टाइप का जो पतला सा होता है ना टिश्यू, उसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो अपना जो सांस वाला जो भी पाइप है, उधर पे भी पतली सी स्किन की कवरिंग होती है, वो भी डस्ट फॉरेन पार्टिकल से हेल्प करती है, वहां पे भी प्रोटेक्शन मिलता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट समझते हो ना, एक रास्ते को क्या अपन क्या कहते हैं? ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो पेट का रास्ता है, ईसोफेगस। और यूरोजेनिटल मतलब अपना जो गॉल ब्लैडर जो भी है, अपना टॉयलेट करने का रास्ता, उधर पे भी तुमने देखा होगा, बिल्कुल एक थैले जैसा होता है, और उसकी भी कवरिंग किससे होती है? एक एपिथेलियल टिश्यू से होती है, पतली सी एक, समझ सकते हो, थैली जैसी, प्लास्टिक की, पतली सी प्लास्टिक की पन्नी जैसी, बट जस्ट बनी हुई किससे? चमड़े से, टिश्यू से बनी हुई। ठीक है, तो ये फिजिकल बैरियर में ये एग्जांपल्स है इसके। कोई भी दो एग्जांपल या तीन एग्जांपल तुम्हें याद रखना है। और काम क्या है? ट्रैप माइक्रोब्स या डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की, यानी कि अंदर का जो मैकेनिज्म में ही मतलब प्रोटेक्शन का काम करता है। अंदर के मैकेनिज्म में बैरियर सामने की तरफ लाता है, मतलब रोकता है। प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि मानकर चलो कोई माइक्रोब अंदर आ भी गया, तो एसिड जो है स्टमक में, वो उसे जिंदा नहीं रहने देगा। सलाइवा में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि वहीं पर ही बैक्टीरिया को क्या कर देते? किल। और टीयर्स में भी होता है वैसा एंजाइम्स। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं। सेल्यूलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर भी और दो कैटेगरीज हो सकती है। सेल्यूलर बैरियर से पहले मैं साइटोकाइन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? साइटो मीनिंग होता है सेल, तो सेल की तरफ से भी कुछ बैरियर्स होते हैं, देखते हैं अपन। बैरियर मतलब समझ रहे हो ना, रोकने का काम बेसिकली, जो भी फॉरेन पार्टिकल या जो भी अपने लिए हार्मफुल चीज है उसे रोकने का। अभी अपन ने देखा फिजिकल बैरियर, फिजिकली रोकने का काम क्या है? म्यूकस का, स्किन का है। और फिर अपन ने देखा फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजी मतलब हमारे बॉडी के फंक्शन में ऐसी कौन सी फीचर्स प्रेजेंट है जो कि बाहर वाली चीज से हमें प्रोटेक्ट करती है, दैट इज योर एसिड इन स्टमक। अब अपन बात करते हैं सेल्यूलर बैरियर, यानी कि हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, वो भी स्पेसिफिकली ट्रेंड होते हैं कि हमारे अंदर कोई भी अगर डिजीज आती है तो उसे फाइट करने के लिए। ये सबसे मेन है, यही तो रिस्पॉन्सिबल है कि अगर कुछ भी बीमारी होती है तो तुम ठीक होने का, यही सब चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। पीएमएनएल जिसका फुल फॉर्म है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। सबसे पहले एक होता है एराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट। हेलो। पिछले वाले मतलब पार्ट में नेटवर्क का इशू आ गया था, तो वो एंड करके इसे कंटिन्यू करना पड़ा। मैंने वीडियो अटैच कर दी है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो अपन पॉइंट पर थे। पीएमएनएल पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। मैं कह रहा था ब्लड में तीन चीजें होती है, एक तो होता है ल्यूकोसाइट, सॉरी, हाँ, एक होता है ल्यूकोसाइट, एक होता है एरेथ्रोसाइट, और एक होता है थ्रोम्बोसाइट। एरेथ्रोसाइट मींस रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स यहाँ पे बहुत शोर होता है। आई होप तुम्हें ज्यादा शोर नहीं आ रही हो, बिकॉज आई एम यूजिंग अ माइक। हेलो। हेलो। ओके।
तीन चीजें होती है पता है, इरेथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, और थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। तो फिर ल्यूकोसाइट्स की भी ना अलग अलग कैटेगरीज होती है। बेसल ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं, उसमें से ये कैटेगरी होती है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। व्हाट डू वी मीन बाय पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर? ल्यूकोसाइट तो समझ आ गया, व्हाइट ब्लड सेल्स। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर का मीनिंग, पॉली मीन्स दो या दो से ज्यादा, मॉर्फो मीन्स चेंज होने वाला, जो अपने आप को चेंज कर सके, और न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा डब्ल्यूबीसी, ऐसा ल्यूकोसाइट जिसके जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे हैं, दो या दो से ज्यादा है, तीन चार है, और वो क्या है ऐसे उस वो जो अपना है वो शेप चेंज कर सकता है। मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक्चुअली कि जब भी शरीर पर घाव लग जाता है तो फिर कैसे ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, अमीबा कैसे मूव करता है अपना सूडोपोडिया की हेल्प से, बिल्कुल अमीबा जैसा मूवमेंट करके ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसकी तरफ जाते हैं जहां पर भी घाव है, और वहां पर कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी दिखता है तो उसे जाकर के ये किल कर देते हैं। और इनके पास न्यूक्लियस कितने होते हैं? पॉलीमॉर्फो, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर होता है, ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट्स ये होते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीएमएनएल। तो ये सेल्यूलर बैरियर में इंक्लूडेड है, यानी कि सेल्स जब हेल्प करे तुम्हारी क्या कहते हैं जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने में, जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसके लिए अगर सेल बैरियर बनता है तो उसे क्या कहते हैं? सेल्यूलर बैरियर। अब न्यूट्रोफिल्स करके भी एक सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इम्यूनोसाइट्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस करके ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है ना, सेल के अंदर भी एक मैकेनिज्म होता है। क्या होता है ना कि मानकर चलो ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर एक वायरस आ गया, वायरस कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरीके के वायरस को कहते हैं अपन बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज कहते हैं इस तरह के वायरस को। अभी मानकर चलो एक वायरस आया, एक सेल में घुसा, सेल में जाते ही वायरस क्या करेगा? सेल को इन्फेक्ट करेगा। अब सेल को पता चल जाएगा कि हाँ वायरस ने हमला कर दिया। अब बहुत देरी हो चुकी है, क्योंकि वायरस में ना एक ऐसा केमिकल होता है, वायरस देखो, वायरस का मैं सीन समझाने जाऊं, अगर वायरस किसी भी लिविंग थिंग के बाहर है, मतलब वायरस है, वायरस, ठीक, वायरस, ये जिसको टारगेट कर रहा है उसे अपन कहते हैं होस्ट। वायरस होस्ट के बाहर, यानी जो उसका टारगेट है उसके बाहर बिल्कुल एक नॉन लिविंग थिंग होता है, जस्ट लाइक एक केमिकल का डिब्बा जैसा, जिसके ऊपर एक कवरिंग होती है। लेकिन जैसे ही वो होस्ट के अंदर जाता है, होस्ट उसे मिलता है, वो अपना जो केमिकल है जिसे अपन कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो कि जनरली आरएनए होता है, ठीक है, जनरली क्या होता है? आरएनए पता होगा ना, आरएनए, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मींस राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो अपना केमिकल है वो होस्ट के सेल के अंदर इन्फेक्ट डाल देता है, और उस पर कंट्रोल कर लेता है, ये जो वायरस है उस सेल पर कंट्रोल कर लेता है, फिर उसी जो सेल्स है उसको मल्टीप्लाई करता है, या फिर अपना जो ये अपना जो क्या कहते हैं कॉलोनी है उसे स्प्रेड करता है, जिस तरीके से इंसान एक इन्फेक्ट हो जाता है। अगर वायरस आया शरीर के अंदर, किसी सेल को इन्फेक्ट करा, तो सेल क्या करता है ना, अपने न्यूक्लियस से एक इंफॉर्मेशन भेजता है कि एक केमिकल सिक्रीट करो जिसका नाम है इंटरफेरॉन्स। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरफेरॉन्स करके केमिकल सिक्रीट करता है जो सेल वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। अब ये क्या करता है ना, ये केमिकल आजू बाजू वाले सेल से अगर इंटरेक्ट करेगा ना, तो लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ वायरस आ चुका है, तैयार हो जाओ, हमें वायरस को एंट्री ही नहीं देनी है। प्रोटेक्ट्स नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन मैंने बताया कॉमन कोल्ड वगैरह जैसी जो चीजें हैं वायरल इन्फेक्शन ही है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, इनेट तो हो गया, अब एक्वायर्ड की बात कर रहे हैं। इनेट इम्यूनिटी की पता है क्या खासियत है? मतलब मेन डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इज कि इनेट जो है ना, दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनीथिंग, वो सारी चीजों को लेकर के एक बैरियर डालता है, यानी कि चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू हो, किसी भी तरीके का बीमारी हो, वो उससे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, एक स्पेसिफिकली टारगेट नहीं रखता है, उससे फाइट करने में मदद नहीं करता। अभी जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे अपन देख रहे थे स्किन, म्यूकस, ये सारी चीजों से प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मलेरिया वाले इससे प्रोटेक्ट करेगा या किसी दूसरे बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करेगा, नहीं, सारी चीजें प्रोटेक्ट करेगा। म्यूकस का भी सेम फंक्शन है, ठीक है। ये एसिड इन स्टमक भी किसी चीज को स्पेसिफाई करके नहीं टारगेट करेगा, सारी चीजों को क्या कर देगा? रोक देगा, जो भी फॉरेन पार्टिकल है सबको डाइजेस्ट कर देगा, सलाइवा, टीयर्स। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है ना, जो अपन बाय द टाइम गेन करते हैं हमारे शरीर में जो डेवलप होती है, जब अपन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं,
वो क्या होता है, पैथोजन स्पेसिफिक। एज फार एज आई रिमेम्बर, मैंने तुम्हें जब डिजीजेस के बारे में बताया था तब शायद मुझे तुम्हें बताना था कि हाउ वैक्सीन्स वर्क, वैक्सीन्स वर्क कैसे करते हैं, नहीं भी बताया होगा तो मैं इस वाले में बता देता हूँ। खैर कंटिन्यू करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी जो अपन खुद से अटेन करते हैं, वो होता है क्या, पैथोजन स्पेसिफिक। व्हाट डू वी मीन बाय पैथोजन, वो चीज जो कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर सके उसे क्या कहते हैं, पैथोजन। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, यानी कि अभी तुम, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि होता कैसा है फंक्शन, ये जो इम्यूनिटी जो तुम्हारा फंक्शन है वो वर्क कैसे करता है, कि कोई चीज आया, अगर उसको पहले से जानता है तो उसकी बैंड बजा देगा, और अगर नहीं जानता है तो उसकी मेमोरी क्रिएट कर देगा कि वो कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या मतलब हानि वो पहुंचा सकता है, उसकी एक मेमोरी क्रिएट करके रखता है। और जब अगली बार वो आया तो उसे उधर ही क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो फिर पहचान कैसे होती है, कैरेक्टराइजेशन कैसी होती है, विद द हेल्प ऑफ मेमोरी। बट एटलीस्ट मेमोरी पहले होनी भी तो चाहिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, कोरोना वायरस का ही ले लो। अगर ये जो कोरोना वायरस है पहली बार ही शरीर में आया, शरीर के पास कोरोना वायरस की कोई मेमोरी नहीं है, पहली बार वो फेस कर रहा है, तो कोरोना वायरस शरीर की बैंड बजा देगा, बिकॉज शरीर नहीं जानता कोरोना वायरस से लड़ना कैसे है। लेकिन वैक्सीन पता है कैसे वर्क करती है, कोरोना वायरस को ना हम वीक कर देते हैं। यह मानकर चलो कोरोना वायरस कुछ इस तरीके का दिखता है, पूरे ऐसे इसके बॉडी पर कुछ इस तरीके का होता है कोरोना वायरस। अब इस ये जो ओरिजिनल कोरोना वायरस है, हम इसको क्या करेंगे, इसे वीक कर देंगे, या इसके अंदर का जो मटेरियल है उसको ले लेंगे। या तो वीक कर देंगे, या तो इसके अंदर का जो जेनेटिक केमिकल मटेरियल है उसको ले लेंगे, और उसकी मदद से हम क्या बनाएंगे, वैक्सीन बनाएंगे। उसकी मदद से क्या बनाएंगे, वैक्सीन बनाएंगे। अब ये जो वीक वाला कोरोना वायरस है, जो उसका केमिकल मटेरियल है जो भी, उसको ह्यूमन बॉडी के अंदर डालेंगे। तब क्या होता है, ये अब ह्यूमन बॉडी इसको फॉरेन पार्टिकल देख लिया, अब इससे क्या करेगा, लड़ाई करेगा। लेकिन ये कोरोना वायरस का क्या है, वीक वर्जन है, तो शरीर इससे आसानी से लड़ सकता है। जैसा कि तुमने देखा होगा कि कोरोना वायरस का इंजेक्शन लेने के 2 या 3 दिन बाद बुखार आता है, जो कि 1 या 2 दिन तक चलता है। दैट इज अ कॉमन थिंग, बिकॉज शरीर उसे, जो वैक्सीन लगा है उसे क्या समझ रहा है, एक बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन है वो समझ रहा है, और उससे फाइट कर रहा है, जो कि वो उससे फाइट इजीली कर सकता है। अब इसका रिजल्ट हमें क्या मिला, ये जो वीक वाला कोरोना वायरस था, इसका जो भी मतलब मेमोरी बनना था वो बन जाता है। और जब ओरिजिनल अगर कोरोना वायरस आएगा भी तो शरीर उससे लड़ लेगा, क्योंकि हमने ये जो कोरोना वायरस की एक वीक कॉपी थी वो शरीर में मेमोरी बैठा दी है। यही सेम फंक्शन हम केमिकल जो भी है उसके अंदर प्रेजेंट है कोरोना वायरस का, उसकी भी हेल्प से कर सकते हैं। और ये जो काम होता है ना कि वैक्सीन बनाना वगैरह, ये सब कौन सी फील्ड में आता है, बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी में ये फील्ड इंक्लूड होती है। बायोटेक्नोलॉजी भी अपन पढ़ेंगे। प्राइमरी रिस्पांस 2 स्टेजेस होती है, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगर कोई पैथोजन एंटर करता है तो बॉडी 2 स्टेजेस वाली रिस्पांस दिखाती है। पहली जो रिस्पांस दिखाती है उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पांस, दूसरी जो दिखा है सेकेंडरी रिस्पांस। जब फर्स्ट टाइम इनकाउंटर होता है तो बॉडी क्या दिखाती है, प्राइमरी रिस्पांस। मैंने बताया था ना दो, कि फर्स्ट टाइम हो रहा है तो क्या करेगा, जितना हो सकता है उतना लड़ेगा, फिर मेमोरी बना देगा, लड़ पाया तो ठीक, नहीं लड़ पाया तो मरेगा इंसान, और क्या। और सेकेंडरी रिस्पांस में क्या, मेमोरी की हेल्प लेगा और उसकी बैंड बजा देगा। हाईली इंटेंसिफाइड, देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाईली इंटेंसिफाइड। जैसे ही आएगा उसे पता है उसे क्या करना है, और सारी सेना लगा देगा। अपन देखेंगे लिम्फोसाइट्स वगैरह, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट करके चीजें होती है जो कि बीमारी से लड़ने में लग जाएंगी। अभी सेकेंडरी प्राइमरी रिस्पांस की तो अपन ने बात करेंगे, बात करते हैं। सेकेंडरी रिस्पांस 2 कैटेगरीज में ले सकते हैं। एक होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड ह्यूमरल, ह्यूमरल मीन्स बॉडी फ्लूइड। जैसे मतलब कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं ना जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, जैसे मोनो का मीनिंग 1, डाई का मीनिंग 2, ट्राई का मीनिंग 3, वैसे ही ह्यूमरल का मीनिंग होता है बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड। अगला है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। 2 तरीके के इम्यून रिस्पांस देखने को मिलते हैं, ह्यूमरल यानी कि बॉडी फ्लूइड से कुछ ना कुछ प्रोसेस देखने को मिलेंगी, और अगला क्या, सेल की तरफ से कुछ ना कुछ इम्यून रिस्पांस देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी की। आई नो बहुत सारी चीजें नहीं समझ रही होंगी, बट डोंट वरी। अपन जब ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म करने आएंगे ना, तब जब तुम रिवीजन करोगे तब ये चीजें तुम्हारे और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। अभी ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है ना, ब्लड जो है हमारा उस वो रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज ब्लड इज अ फ्लूइड। उसमें से बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट करके स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनका काम होता है जो भी पैथोजन है उससे लड़ना। अभी बी लिम्फोसाइट का क्या काम है, प्रोड्यूस प्रोटीन एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज तुम्हें पता ही होगा, अगर एंटीबॉडीज नहीं पता है ना तो तुम्हारे
भाई से पूछना, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं, बट इट्स टू लेट टू डिस्कस। अपन यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस करें, एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एक्चुअली एंटीबॉडीज, भाई से पूछना। वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी नहीं है वैसे, बट जनरल इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज गुड। बी लिम्फोसाइट सेल्स क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे, जो कि किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से। कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये भी चीजें होती है, बट ये किससे बनी हुई है, प्रोटीन से, ठीक है। मतलब ये केमिकल। सेम प्रॉब्लम अगेन, सॉरी फॉर दैट। लेट्स कंटिन्यू। ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी कि ब्लड से ऑब्वियसली आएंगी क्या, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स भी रिलीज होंगी, साथ ही साथ टी लिम्फोसाइट्स भी रिलीज होंगी। ये कब होंगी, जब कोई पैथोजन शरीर में आ चुका है, शरीर को पता चल चुका है कि हमें एक्शन लेने की जरूरत है। तो क्या होगा, एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, और एक सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि सेल मीडिएटेड, सेल की तरफ से जो इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। बॉडी फ्लूइड की तरफ से जो इम्यून रिस्पॉन्स आएगी, दैट इज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करते हैं, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट निकलेंगे। बी लिम्फोसाइट का काम क्या है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, और टी लिम्फोसाइट का काम बी लिम्फोसाइट को हेल्प करना एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में। अब वो कैसे हेल्प करती है उतना डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है, 12th में इंक्लूडेड नहीं है। ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करते हैं, एंटीबॉडी क्या है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स फ्लूइड है। एंटीबॉडी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स फ्लूइड है, फाउंड इन ब्लड। जैसा मैंने कहा, कैसे बनी हुई है, 4 पेप्टाइड चेन से बनी हुई है। पेप्टाइड चेन, चेन का मीनिंग सिंपल भाषा में कहूं, जैसे जैसे मानकर चलो सिल्वर की कोई चेन है, सिल्वर की कोई चेन है, तो वो चेन का जो हर एक हिस्सा है ना, उसे अपन सिल्वर रिंग कह सकते हैं, राइट। मतलब सिल्वर चेन रिंग वाली देखी होगी ना, जो भी चेन बनी है छोटे छोटे सिल्वर के रिंग से बनी हुई होती है। तो वैसे ही मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई प्रोटीन है, तो वो पेप्टाइड की चेन से बनी हुई होती है, यानी कि इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इतना इतना, ये जो इतना हिस्सा तुम देख रहे हो ना, इसे मैं कह सकता हूँ क्या, पेप्टाइड चेन। ये जो इतना हिस्सा देख रहे हो, ये सब पेप्टाइड चेन बना हुआ है। पेप्टाइड कैसे, छोटे छोटे, जैसे सिल्वर का जो रिंग का हिस्सा है। एक मिनट, व्हाट द, यार ये फोन एक्चुअली ना डेटा बहुत खींच रहा है, लैपटॉप। प्रॉब्लम इज दैट आई एम, मतलब मैंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रखा है, और अभी जस्ट जब से मतलब 5 मिनट के अंदर 500 MB चला गया। लेट्स सी, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, क्या डाउनलोड पे हो रहा है क्या कुछ। एक मिनट देना मुझे, तुम स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, या कुछ अपडेट हो रहा है क्या। लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। जैसा मैंने कहा, सिल्वर चेन बनी है सिल्वर रिंग के छोटे छोटे चेन से, वैसे ही प्रोटीन बना होता है पेप्टाइड्स के छोटे छोटे हिस्से, एक चेन के फॉर्म में, ठीक है। अब वो कैसे बना हुआ है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पेप्टाइड्स हैं, और ये चेन बना करके क्या बना रहे हैं, प्रोटीन। बट जो अपना एंटीबॉडी है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो, ये जो बड़े वाले, ये एक बड़े वाले वाई जैसे शेप का है, अलग अलग है हाँ सारे, ये एक अलग है, यानी कि, एक मिनट देना, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ठीक है। ये 4 ऐसे पेप्टाइड चेन है। अब ये जो छोटे वाले हैं वो क्या है, लाइट चेन का नाम दे देंगे, और ये जो बड़े वाले हैं, इसे क्या नाम दे देंगे, हैवी चेन। ये भी लाइट चेन हो गई, ये भी लाइट चेन हो गई, ये हैवी चेन हो गई, ये भी हैवी चेन हो गई, ठीक है। अभी 4 पेप्टाइड चेन, जिसमें से 2 लाइट चेन है,
स्मॉल साइज के इसलिए लाइट चेन नाम दे दिया, और दो क्या है, हैवी चेन है, लॉन्गर है इसलिए। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे कर सकते हैं, H2L2 के सिंबल से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है एंटीबॉडी को। H2 मींस हैवी दो, L2 मींस लाइट दो। टाइप्स क्या क्या हो सकता है एंटीबॉडी की, IgA। IG का फुल फॉर्म क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन। आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन। IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन M, IgE और IgG जो अपने को स्टडी करना है। ये स्ट्रक्चर को मैं जरा समझा देता हूँ। ये जो तुम SS देख रहे हो, ये दैट इज नथिंग बट सल्फर। ये जो SS है ये क्या है, सल्फर है, जो कि ऐसे दो सल्फर्स बॉन्ड बना रखे हैं। यहाँ पे भी देखो ये सब सल्फर है, सल्फर है, सल्फर है, जितने भी ऐसे SS लिखे हुए बॉक्स में, दैट इज सल्फर के बॉन्ड्स, ठीक है। ये जो तुम देख रहे हो, ये येलो कलर का, रेड कलर का, ये है, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, बट तुम्हें स्टडी करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हें हिस्सा दिख रहा है ना, ऐसा एक पर्टिकुलर शेप होता, ये है ना स्पेसिफिक चीज के लिए, यानी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। जैसा मैंने कहा था ना कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है। तो यही चीज रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि डिजीज से फाइट करने के लिए पैथोजन स्पेसिफिक बनती है। इजीली एक्सप्लेन करने जाओ, जैसे एक ताला और चाबी होती है, स्पेसिफिक ताले के लिए स्पेसिफिक चाबी, वैसे स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज वर्क करती है। अभी देख लो ना, इसका शेप कुछ इस तरीके का है, तो मानकर चलो दूसरे का शेप कुछ इस तरीके का हो सकता है ना, कुछ इस तरीके का, अजीबोगरीब कुछ भी शेप ड्रॉ कर लो। वैसे ऑब्वियसली ऐसा असल में नहीं होता है, कार्टून स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, कार्टून स्ट्रक्चर है, किसका, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का, जिसे अपन क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। और भी बहुत सारे वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, किसी में ज्यादा हैवी चेन हो सकता है, किसी में लाइट चेन हो सकता है, ज्यादा लाइट चेन हो सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो होता ये है ना, एंटीबॉडी का काम होता है एंटीजन से एंटीजन को डिटेक्ट करना, यानी कि एंटीबॉडी एंटीजन के पास जाएंगे। एंटीजन भी तुम्हारे भाई से पूछना, वो भी बहुत अच्छे से, आई गेस तुम्हें एंटीजन के बारे में पता ही होगा। अभी जो एंटीबॉडी है, एंटीजन के पास जाके यहां से बाइंड कर जाएंगे, यानी कि उससे एक बॉन्ड बना लेंगे, फिर उसके आगे जो भी प्रोसेस होना है, प्रोसेस करके उस डिजीज से फाइट करेंगे, या जो भी फॉरेन पार्टिकल है उससे रेड ऑफ हो जाएंगे, पीछा छोड़ाएंगे, ठीक है। सेल मीडिएट इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट और ग्राफ्ट रिजेक्शन, टी लिम्फोसाइट और ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन में बताओ, टी लिम्फोसाइट अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ग्राफ्ट का मीनिंग होता है किसी चीज को काट करके किसी दूसरी चीज में लगा देना, उसे अपन क्या कहते हैं, ग्राफ्ट या ग्राफ्टिंग। पेड़ों में भी ग्राफ्टिंग होती है, देखा होगा, स्टेम को ऐसे काटते हैं और दूसरे किसी प्लांट का जो हिस्सा है उसे काट करके लगा देते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। या 10th में ये पढ़ा हुआ है। वैसे ही ह्यूमन में भी ग्राफ्टिंग होती है। तुम अगर सर्च करोगे ना टिश्यू ग्राफ्टिंग इन ह्यूमंस, तो तुम्हें दिखेगा कि कहीं कहीं पर थाइस जो है, अपने जो थाई होते हैं वहां का स्किन काट करके कान पे लगा देते हैं, कहीं कहीं पर पेट का जो स्किन काट करके पैर पर लगा देते हैं। बिकॉज जो स्किन डैमेज हो जाती है, टिश्यू डैमेज हो जाती है, उससे रिकवर करने के हेल्प में। लेकिन अगर किसी दूसरे इंसान का टिश्यू लगाने जाए, किसी दूसरे इंसान का ऑर्गन लगाने जाए, तो बॉडी उसे भी फॉरेन पार्टिकल मान करके चलती है। मानकर चलो किसी दूसरे इंसान का तुमने नहीं, मीन्स किसी पेशेंट ने दूसरे इंसान का किडनी लिया है, तो उसे क्या करना पड़ता है पता है क्या, मतलब शरीर, उसका शरीर जो बाहर से किडनी लगाया गया उसे फॉरेन बॉडी बॉडी मानता है, और उसे किल करने पर तुल जाता है उस फॉरेन जो भी किडनी ट्रांसप्लांट करी गई। ये भी एक एग्जांपल ग्राफ्टिंग का ही है कि बाहर का कोई पार्ट शरीर के अंदर लगाया जा रहा है, दैट इज ग्राफ्टिंग। तो फिर शरीर का एक सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, दैट इज ग्राफ्ट रिएक्शन। सेल उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे जो कि कोई फॉरेन पार्टिकल है या कोई फॉरेन चीज है, ठीक है। तो सेल्स क्या करेंगे, उसका रिजेक्शन कर देंगे। ऐसे केसेस में क्या होता है, जब किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह होता है ना, जिंदगी बहुत लंबे समय तक या जिंदगी भर तक उन्हें क्या करनी रहती है, एक दवाई खानी पड़ती है जो कि उनकी इम्यूनिटी को, यानी ग्राफ्ट रिजेक्शन वाली इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखता है, मतलब रोक करके रखता है कि वो ज्यादा हाइपर ना हो जाए। यानी कि अभी इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है, किसी की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है तो कोई भी बीमारी है ले फटाक से लड़ लिया, यानी कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है, हाइपर है। इम्यून सिस्टम क्या है, हाइपर एक्टिव है, बहुत स्ट्रांग है। और लेकिन ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट करा जाता है, उन्हें इम्यूनो सप्रेसर्स देना पड़ता है, ताकि जो ग्राफ्ट रिजेक्शन वाली प्रॉब्लम है वो सामने न आए और शरीर किडनी को एक्सेप्ट कर ले। जब तक शरीर वो नए ट्रांसप्लांट वाली किडनी को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, तब तक दवाई खाते रहनी पड़ती है, वरना किडनी ट्रांसप्लांटेशन फेल हो जाएगा ऑब्वियसली। अब बात करते हैं टी लिम्फोसाइट का क्या रोल है।
उससे पहले देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज और पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड इन बॉडी ऑन एक्सपोजर टू पैथोजन। पैथोजन आया, एंटीबॉडी बने, उससे फाइट करा, खेल खत्म। ये स्लो है, मतलब प्रोसेस इसका स्लो है, और इम्यूनिटी यही प्रोवाइड करता है, ठीक है, इम्यूनिटी यही प्रोवाइड करता है। पैसिव इम्यूनिटी मींस, एक्टिव मींस जो अपने शरीर की तरफ से आते हैं, पैसिव मींस जो अपने शरीर को दिए जाते हैं। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड। उसमें से एक नेचुरल एग्जांपल है कोलोस्ट्रम का। कोलोस्ट्रम यानी जिसका मतलब आईजीए को ही कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसका दूसरा नाम। होता यह है कि जब कोई माँ नए बच्चे को जन्म देती है, तो जो फर्स्ट टाइम वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, जो मिल्क देती है, तो उस मिल्क में ना येलो कलर का ये जो मतलब फ्लूइड जैसा होता है आईजीए, उस येलो फ्लूइड में जिसका नाम है कोलोस्ट्रम, बहुत सारे आईजीए प्रेजेंट होते हैं, भर भर के आईजीए प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो नया नया न्यूबॉर्न बेबी है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी, शरीर में नहीं बनी है उसके, लेकिन उसे रेडीमेड एंटीबॉडीज क्या किया गया, उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। एग्जांपल क्या है, फीटस एंटीबॉडीज थ्रू प्लेसेंटा। पेट के अंदर भी ऐसा होता है, आईजीए मदर के शरीर से बेबी में जा रहा होता है, और जब पैदा होने के बाद भी जब फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उसमें बहुत सारा इम्यूनिटी, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बारे में तो बहुत सारे डिस्कशन कर ही लिए। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी, कैसे, मैंने समझाया। वैक्सीन, इसका एक लिंक है, मतलब कार्टून वाला लिंक है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, उसे जरूर देखना। वैक्सीन एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन। ओ माय गॉड, डेटा फिर से खत्म हो गया, क्या हो रहा है यार ये। 1 मिनट देना, मैं रिचार्ज करूं फिर से। लेट मी फिनिश दिस लेक्चर, फिर कुछ करेंगे इसका। ठीक है। वैक्सीन एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन, सेम वे जो मैंने एक्सप्लेन करा, यानी कि जो कोरोना वायरस है ओरिजिनल, उसका जो एंटीजेनिक प्रोटीन है उसको ले लेंगे, यानी कि उसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो एंटीजेनिक प्रोटीन है। अब एंटीजेनिक प्रोटीन को डिटेक्ट करके एंटीबॉडीज बनाएगी स्पेसिफिकली, जब शरीर उसका मेमोरी क्रिएट करेगी। आई मीन टू से कि ये है, मानकर चलो कोरोना वायरस, जिसका जो अंदर का प्रोटीन है, मानकर चलो स्ट्रक्चर कुछ दिखता है ऐसा, स्ट्रक्चर कुछ दिखता है, जस्ट एग्जांपल के लिए कार्टून बना रहा हूं, असल में ऐसा नहीं होता है। अब मैंने क्या किया, इस कोरोना वायरस को वीक कर दिया कुछ ऐसा, और इसका जो एंटीजेनिक प्रोटीन है, मतलब इसके अंदर का प्रोटीन जो कि अपने बॉडी के लिए एक एंटीजन है, हमें हार्मफुल पहुंचा सकता है, इसे अपन कह सकते हैं एंटीजेनिक प्रोटीन। इसको अपन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, कौन सा फील्ड इसमें हेल्प करेगा, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसका जो भी केमिकल है उसको बाहर निकाल देंगे, आइसोलेट कर देंगे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में या वीकेंड फॉर्म में, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में शरीर में डाल देंगे। अब शरीर क्या करेगा, इस एंटीजन को पहचानेगा, भले ही इनएक्टिव है, उतना ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगा, बट ऐसे सेम चीज का क्या करेगा, एक कॉपी बना देगा शरीर। अब अगली बार से सेम कोई ऐसा आया उससे मिलता जुलता, तो शरीर लड़ाई करने के लिए तैयार रहेगा। या फिर जो पूरा का पूरा पैथोजन है उसको ही वीक करके अपन शरीर में डाल देते हैं, जो कि चीज मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करी, दैट्स इट। बात करते हैं जनरेट्स मेमोरी बी एंड टी सेल्स, क्या करेगा, सबसे पहले तो मेमोरी, यानी कि वैक्सीन मैंने लगाई, क्या करेगा, वैक्सीन कैसे बनी हुई होती है, या तो एंटीजेनिक प्रोटीन जो पैथोजन है उसका एंटीजेनिक प्रोटीन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में इंजेक्ट कर देंगे, या फिर डायरेक्टली पैथोजन को ही वीक करके शरीर में डाल देंगे। फिर क्या करेगा, शरीर एक मेमोरी बनाएगा, और जैसे ही वापस से सेकेंड टाइम अगर इनकाउंटर होगा, यानी कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, बताया था ना प्राइमरी और सेकेंडरी, तो शरीर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा, जो कि हाईली इंटेंसिफाइड, शरीर बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देता है, शरीर को गर्म कर देता है, ये सोच करके, मतलब शरीर में क्या होता है ना, एंजाइम्स वर्क करते हैं, और एंजाइम्स के लिए एंजाइम्स बड़े सेंसिटिव होते हैं। एक स्पेसिफिक पीएच पर और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही एंजाइम करके केमिकल होते हैं जो कि वर्क करते हैं। पीएच बदला या टेम्परेचर बदला तो एंजाइम्स अच्छे से वर्क नहीं करते। ये सेम सेम फैक्ट अप्लाइज टू बैक्टीरियाज एंड वायरसेस आल्सो। तो फिर शरीर क्या करता है, अपने शरीर के टेम्परेचर को 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है। ऐसे में क्या होता है, बैक्टीरिया का तो एंजाइम वर्क अच्छे से नहीं करता, बट साथ ही साथ अपने शरीर का भी एंजाइम है वो भी अच्छे से वर्क करना बंद कर देता है, मतलब तभी तो बीमार पड़ते हैं। तो फिर अपना जो बुखार के टाइम खाने का टेस्ट कड़वा लगता है, खाने का मन नहीं करता है, समझ रहे हो।
तो ऐसे में शरीर अपने शरीर को गर्म इसलिए करता है ताकि बैक्टीरिया का एंजाइम्स जो है वो अच्छे से वर्क ना करे और बैक्टीरिया वीक हो जाए, बट उसका साइड इफेक्ट हमारे शरीर को भी झेलना पड़ता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं हाईली इंटेंसिफाइड। और फिर क्या करेगा शरीर, बॉडी जब मेमोरी कर लेगा, पहचान लेगा, फटाक से मेमोरी बी एंड टी सेल्स, मेमोरी सेल्स बी एंड टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट जो मैंने बताया था, ठीक है। पैसिव इम्यूनाइजेशन, टेटनस का एक इंजेक्शन भी दिया जाता है। टेटनस मतलब ये एक एग्जांपल है, टेटनस का हो गया, स्नेक बाइट्स का हो गया। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जिसको किससे प्रोड्यूस किया जाता है, यीस्ट से प्रोड्यूस किया जा सकता है। ऐसे छोटे मोटे एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। नीट में ऐसे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है, बट बोर्ड्स में तो ऑब्वियसली एक लंबे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे, जो कि अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब डिस्कशन करेंगे तब जरूर लेंगे। टेटनस, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स नीडेड, खतरनाक बीमारी है तो क्विक इम्यून रिस्पॉन्स लगेगी ही। परफॉर्म एंटीबॉडीज, पहले से ही बनाए हुए एंटीबॉडीज इंजेक्ट किए जाते हैं। स्नेक बाइट्स सेम केस, पहले से ही बनाए हुए एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर देंगे जिससे फाइट करने में हेल्प हो। टेटनस करके भी क्या कहते हैं, एक वायरस होता है, टिटैनिनी बैक्टीरिया होता है, सॉरी सर, टिटैनी करके तुम्हें दिखाऊंगा मैं, क्या कहते हैं, यूट्यूब पर टेटनस का केस कैसा होता है। एलर्जीज की बात करते हैं, बॉडी में एलर्जी क्यों होती है। अभी होता ही है ना कि इम्यूनिटी है, ठीक है, किसी से लड़ने के लिए आई है। अभी शरीर क्या करता है ना, कुछ अपने को पता है कि वो अपने लिए नॉर्मल है, ज्यादा उतना हार्मफुल नहीं है, बट शरीर उसको भी एक थ्रेट मान करके ज्यादा ही एक मतलब ओवर रिस्पॉन्स दिखाने लग जाता है, यानी कुछ स्पेसिफिक चीजों को लेकर के शरीर सेंसिटिव हो जाता है और अपना जो इम्यूनिटी है एक्टिव हो जाती है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन, किसी स्पेसिफिक चीज का कोई एंटीजन है उस पर शरीर क्या करता है, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाने लग जाता है इम्यून सिस्टम। एलर्जेंस, ऐसे सब्सटेंस जो कि एलर्जी कॉज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो कि ज्यादातर देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल डस्ट, पोलन, या फिर एनिमल का फीसिस, एनिमल वेस्ट वगैरह भी एलर्जेंस की तरह काम कर सकते हैं। एंटीबॉडीज कौन से प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ऐसे एलर्जेंस अगर शरीर ने डिटेक्ट करे, आईजीई प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। और इस आईजीई का क्या काम होता है, हिस्टामाइन को प्रोड्यूस करना शुरू करवा देगा, सेरोटोनिन करके केमिकल है उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। कौन से सेल से, मास्ट सेल से। अपने शरीर के टिश्यू में, जो अपना स्किन है उसके अंदर में मास्ट सेल्स करके एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि हिस्टामाइन और सेरोटोनिन निकालते हैं। हिस्टामाइन का क्या काम होता है, जो अपना जो ब्लड वेसल होता है ना उसे डायलेट कर देता है, और अपना जो स्किन है उसे क्या कर देता है, स्वेल कर देता है। देखा होगा ना कि अगर किसी चीज से, किसी जन को किसी चीज से एलर्जी होती है, उसके स्किन पर लगा दो तो ऐसे करके शरीर पर ऐसे स्वोलन आ जाती है, खुजली होने शुरू हो जाती है। तो इस हिस्टामाइन एंजाइम की वजह से ही होता है, केमिकल की वजह से ही होता है। उसे रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, हिस्टामाइन रिस्पॉन्सिबल है एलर्जी के लिए, तो इंजेक्शन देंगे एंटी हिस्टामाइन की, जिससे जो इफेक्ट है वो रिलैक्स हो सके। एड्रेनलिन और स्टेरॉइड, इनके भी इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। सिम्टम्स क्या है, अगर किसी को किसी चीज, स्पेसिफिक चीज से एलर्जी है, तो सिम्टम्स वो कैसे शो करेगा, छींकेगा, जैसे पोलन ग्रेन या डस्ट आए तो छींकेगा, आंखों में पानी आना, नाक का गीला हो जाना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, कॉम्प्लिकेटेड केसेस में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग भी देखने को मिलेगी। ऑटो इम्यूनिटी, बॉडी अटैक सेल्स, ऐसी सिचुएशन को अपन क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। ये बाय द एज, मतलब इंसान का जब शरीर एज होने लग जाता है तो वैसे ही कैंसर डेवलप होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज शरीर क्या बहुत लंबे टाइम तक जी चुका होता है ना। और जो कैंसर या ऑटो इम्यूनिटी जैसे जो केसेस होते हैं, ये प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, चांसेस पे डिपेंड करते हैं कि किसका शरीर के जो सेल है वो कब बौरा जाए, किसी को नहीं पता। यानी कि ये सच है कि किसी को कभी भी कैंसर हो सकता है, कि अगर किसी भी एक सेल में, उसके न्यूक्लियस में क्या कहते हैं, मतलब चेंज देखने को मिल जाए। मुझे एम से करके एक वर्ड आता है, याद नहीं आ रहा अभी वो वर्ड, इंग्लिश ही वर्ड है, इट मींस चेंज हो जाता है। ये कुछ फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकता है। और एक सेल के बौरा जाने के बाद से अपन देखेंगे कि कैंसर होता कैसा है, उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। बॉडी अटैक सेल्स, अगर बॉडी अपने ही सेल को थ्रेट मानने लग जाए ऑटोमेटिकली, तो उस केस को क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। इसमें भी सेम केस करेंगे, इम्यूनो सप्रेसर देंगे ताकि बंदे की इम्यूनिटी सप्रेस्ड रहे, और अपने ही सेल्स की बैंड ना वो बजाना शुरू कर देंगे। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गूगल पे सर्च करोगे तो दिखेगा। इसमें क्या होता है ना, जो अपने शरीर के जॉइंट्स होते हैं ना, वहां के सेल्स को शरीर क्या कर लेता है, अपने ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है,
जिससे अपने जो जॉइंट्स है, आर्थराइटिस तुमने सुना ही होगा, जिससे अपने जो जॉइंट्स है वो वीक हो जाते हैं, दर्द होना शुरू हो जाता है, बूढ़े लोगों में देखने को मिलेगा। विटिलिगो देखा होगा, कोई लोग होते हैं जो कहीं कहीं पर गोरे होते हैं, कहीं कहीं पर काले होते हैं अचानक से वैसे। सोरियासिस सेम केस एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दो चीजों का नाम याद रखोगे, दैट्स इट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और विटिलिगो। अब बात करते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स की। मैंने तुम्हें शायद बताया था कि एक होता है ब्लड वेसल्स और एक होता है लिम्फ वेसल्स। ब्लड होता है हमारा रेड कलर का, बिकॉज उसमें होता है आरबीसी, आरबीसी होता है हीमोग्लोबिन। और अपना जो लिम्फ होता है जो कि ब्लड से बना हुआ होता है, मतलब ब्लड से कुछ स्पेसिफिक केमिकल अगर निकाल दो तो उससे क्या बनता है, लिम्फ बनता है। ठीक है, और लिम्फ का भी एक स्पेसिफिक एक नेटवर्क होता है। और लिम्फ का क्या काम होता है, लिम्फ का काम होता है अपने शरीर से जो भी इम्प्योरिटीज डर्ट है उसे निकाल करके एक्सक्रीट करने का काम होता है लिम्फ का। लिम्फ बना है ब्लड से ही बना हुआ है, ठीक है। जैसे अपने ब्लड का एक अच्छा सा नेटवर्क होता है ना रेड रेड कलर का, ऐसे ऐसे कैपिलरीज भी होते हैं, वैसे ही लिम्फ वेसल्स भी होते हैं। लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड मेच्योर्ड एंड प्रोलिफरेटेड लिम्फोसाइट्स, लिम्फॉइड ऑर्गन करके स्पेसिफिक लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, इनका क्या काम है, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करना, उन्हें मेच्योर करना, किसी स्पेसिफिक जगह पर जाकर के वो मेच्योरेशन होती है, और उन्हें मतलब रखना, प्रोलिफरेट करना। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन देखेंगे, इनके एग्जांपल्स क्या है। बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एग्जांपल पूछ सकता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल बताओ, बोन मैरो और थाइमस। थाइमस इमेच्योर लिम्फोसाइट्स मेच्योर इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, क्या करेगा, इमेच्योर बोन मैरो से भी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, थाइमस से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। थाइमस में क्या होगा, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स जो नए नए बने हैं उन्हें क्या करेंगे, मेच्योर करेंगे एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में, यानी कि एंटीजन जैसे ही दिखेगा उसके लिए वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। लिम्फोसाइट यहाँ पे सेल की बात हो रही है, ठीक है। एंटीबॉडीज आर एक्चुअली केमिकल्स, एंटीजेंस आर आल्सो केमिकल्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करते हैं, अगर जब थाइमस से मेच्योर हो जाते हैं अपने लिम्फोसाइट्स, मेच्योरेशन के बाद ये सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स में रीच करते हैं। उसके एग्जांपल है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स। व्हाट डू वी मीन बाय लिम्फ नोड्स, यानी कि मानकर चलो ये एक ब्लड वेसल है, कुछ इस तरीके से गया और कुछ इस तरीके का टर्न लेकर के ऐसा आ गया, कुछ इस तरीके का, तो ये वाले हिस्से को अपन क्या कह सकते हैं, ब्लड नोड कह सकते हैं, ब्लड वेसल नोड कह सकते हैं। वैसे ही मानकर चलो ये लाइन है लिम्फ, लिम्फ वेसल की, लिम्फ वेसल, ब्लड वेसल जो होता है उससे थोड़ा सा मोटा होता है लिम्फ वेसल, तो ये वाले हिस्से को अपन क्या कह देंगे, लिम्फ नोड कह देंगे, ठीक है। ये वाले जो हिस्से होते हैं इसे कहते हैं लिम्फ नोड। टॉन्सिल्स वाला एरिया जो कि अपने नेक में होता है, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर तुम गूगल पर सर्च करोगे पेयर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन ऑटोप्सी, ऑटोप्सी, ऑटोप्सी यानी कि मतलब उसमें एक्चुअल ऑपरेशन वाले स्टब्स दिखाएंगे, इमेजेस दिखाएंगे कि कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फोल्डेड लेयर्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्किन के फोल्डेड लेयर्स होते हैं, उस पैचेस, उन गड्ढों को क्या कहते हैं, पेयर्स पैचेस। वहां पर भी अपने जो लिम्फोसाइट सेल्स है वहां पर जाते हैं मेच्योर होने के बाद। अपेंडिक्स जो कि अपना लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ये है अपना शरीर, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपेंडिक्स होता है। क्लियर हुआ, लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं, मेच्योर होते हैं और प्रोलिफरेट होते हैं, उन्हें जिंदा रखा जाता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन मैरो, थाइमस, थाइमस में मेच्योरेशन होती है इमेच्योर लिम्फोसाइट्स की, फिर वो मेच्योरेशन होने के बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाते हैं, स्प्लीन सुना होगा, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस और अपेंडिक्स में। साइट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद एंटीजन, यानी कि इन्हीं जगहों पर जो अपना लिम्फोसाइट है वो किससे लड़ेगा, एंटीजन से लड़ने का काम करेगा, एंटीजन को डिटेक्ट करेगा। ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी के लिए, जो हमारे इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल है, हेल्प करते हैं। टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स देख सकते हैं यहाँ पे नेक के करीब है। लिम्फ नोड्स एज यू कैन सी, लिम्फेटिक वेसल्स, नथिंग जस्ट लिम्फेटिक वेसल्स का मीनिंग सेम, लिम्फ वेसल्स हुए लिम्फेटिक वेसल्स। ब्लड वेसल पाइप जैसा सिस्टम जो कि ब्लड को कैरी करे, लिम्फेटिक वेसल्स पाइप जैसा सिस्टम जो लिम्फ को कैरी करे। व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ इज द सेम फ्लूइड एज ब्लड, बट बट ब्लड में से कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स निकाल दो, कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल निकाल दो, तो हमारे पास बचेगा क्या, लिम्फ। यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ, ब्लड को छान दो तो लिम्फ मिल जाएगा, ऐसा। लिम्फ नोड्स देख सकते हो, शरीर के जैसे पूरे हर बॉडी में ब्लड वेसल का नेटवर्क है, वैसे ही पूरे शरीर में लिम्फ वेसल्स का भी नेटवर्क है, और वहां वहां पर लिम्फ नोड्स भी देखने को मिल जाएंगे। स्प्लीन यहाँ पे स्टमक के करीब है,
स्प्लीन यहाँ पे स्टमक के करीब है। लार्ज इंटेस्टाइन की ये वाले एंड पर अपेंडिक्स मिल जाएगा। क्या कहते हैं अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फोल्ड्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, पेयर्स पैचेस। लिम्फ नोड्स देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बनाया है। बोन के अंदर बोन मैरो तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। बोन मैरो एंड थाइमस की बात करते हैं। डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट कहाँ पे होता है? बोन मैरो एंड थाइमस। मेच्योरेशन के बाद वो स्प्लीन, पेयर्स, पैचेस वगैरह जगहों पर जाता है। मेच्योरेशन और डेवलपमेंट कहाँ होता है? बोन मैरो और थाइमस में। बोन मैरो में क्या डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस होते हैं, ये भी तो काम करते हैं लिम्फोसाइट्स की तरह। थाइमस नियर हर्ट एंड बीनीथ ब्रेस्ट बोन, लार्जर एट बर्थ, रिड्यूस साइज विथ एज। यानी कि थाइमस जो ऑर्गन है, जब इंसान पैदा होता है तब वो अच्छी खासी साइज का होता है, बट एज होने के साथ साथ थाइमस जो अपना ऑर्गन है वो साइज में छोटा होता जाता है। बूढ़ों में तो ये और छोटा हो जाता है, ठीक है। इसका ये लोकेशन दे रखा है नियर हार्ट एंड बीनीथ ब्रेस्ट बोन, देख सकते हो यहाँ पे थाइमस। स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स की बात करते हैं। स्प्लीन क्या बीन शेप जैसा होता है, स्टमक के पास होता है। कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। व्हाट डू वी मीन बाय फैगोसाइट्स? फैगोसाइट्स वो सेल जो कि कोई सेल डेड है तो उसे खा जाने का काम करते हैं, यानी कि उसका जो मटेरियल है उसका यूज करने में काम करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। फिल्टर ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने का। ट्रैप सम ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। रिजर्वायर तो तुम्हें पता ही होगा मीनिंग क्या है उसका। लिम्फ नोड्स स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, मैंने बताया था ना कुछ इस तरीके का, पॉइंट्स जैसा स्ट्रक्चर। स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर of different points, traps microorganisms which enters lymph and tissue fluid. Trapped antigens causes immune response। ठीक है, बस एंटीजन को ट्रैप करेगा, पकड़ के रखेगा, और क्या कहते हैं, जैसा मैंने कहा, मतलब ये अपना लिम्फ नोड एंटीजन को ट्रैप करके रखा है यहाँ पे। फिर लिम्फ, क्या कहते हैं, लिम्फ सेल्स जो है अपना लिम्फोसाइट्स, उसे डिटेक्ट करके उससे लड़ना शुरू कर देंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं एड्स की। देखो एड्स का केस पता है कैसे आया था? लास वेगास या अमेरिका की किसी सिटी में कुछ बच्चे लोग ऐसे ड्रग्स पार्टी कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, सब बंदों ने एक ही इंजेक्शन यूज करा ड्रग्स लेने के लिए। अब उसमें पता चला कि उन सबको एक बीमारी हो गई है, अननोन बीमारी, जिसमें सबकी इम्यूनिटी की बैंड बज चुकी है और सब लोग मतलब बहुत बुरी हालत हो गई। तुम्हें पता ही होगा कि एड्स में इंसान की पूरी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, हल्का सा भी कट लग जाए या कॉमन कोल्ड भी हो जाए तो उससे भी लड़ने में उसकी मतलब ऑलमोस्ट खत्म जिंदगी हो जाती है, दबे हुए प्लास्टिक के बोतल की तरह। हाँ, किस वजह से होता है? डिजीज का नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर किया जाता है। और एक मिनट देना। ठीक है, एक्वायर किया जाता है। रिस्पॉन्सिबल कौन सा वायरस होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, नाम ही दिया है। रेट्रोवायरस भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एनवेलप एंड आरएनए जीन, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। जीन दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए वाला जीन, दैट्स इट। यानी कि अगर वायरस आरएनए वाला जीन हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? रेट्रोवायरस कहेंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन किस 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 मेथड से फैल सकता है किसी हेल्दी पर्सन से किसी इंफेक्टेड पर्सन में? कौन से मेथड जिसमें एक दूसरे में एड्स यानी एचआईवी का ट्रांसफर हो सकता है? सेक्सुअल कांटेक्ट करोगे तो, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड, यानी कि ब्लड का जब फ्लो करोगे या ब्लड का जो भी प्रोडक्ट्स है उसका फ्लो करोगे, यानी कि किसी का ब्लड से लिम्फ बनाया और उस लिम्फ को दूसरे हेल्दी पर्सन में डाला तो भी हो सकता है। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, जो मैंने केस बताया। इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू थ्रू प्लेसेंटा, एड्स मदर टू, मतलब जो बच्चा है उसके थ्रू भी हो सकता है। बट कुछ मिथ्स भी है जो लोग इसे छुआछूत मान करके भी चलते हैं कि अगर छू देंगे तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से किसी भी तरीके का फ्लूइड वाला एक्सचेंज करोगे ना, उससे जो भी उसके शरीर से फ्लूइड है उसका एक्सचेंज करोगे तो एचआईवी हो सकता है, एड्स हो सकता है। डजंट स्प्रेड बाय टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस, बहुत लंबा टाइम होता है, यानी कि जब अगर किसी को हुआ है एड्स तो 5 से 10 साल लग जाते हैं, सिम्टम्स ही शो होने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर्स। ऐसा इसलिए होता है कि जो अपने शरीर में बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, बी लिम्फोसाइट स्पेशली, मतलब क्या शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बी लिम्फो LYM, बी लिम्फोसाइट्स, वो क्या करता है इसकी काउंट को ना बहुत रिड्यूस कर देता है, कुछ 1200 पर मिलीमीटर क्यूब की जो
मतलब मुझे एक्यूरेटली याद नहीं है नंबर्स, ना ही इतना जरूरी है तुम्हें याद करना। इतना रिड्यूस कर देता है 200 मिलीमीटर क्यूब, इतना रिड्यूस कर देता है। सोचो 1 मिलीमीटर क्यूब में 1200 जहां सेल होने चाहिए थे, वहां पे रिड्यूस कर करके इतने महीने इतने सालों में 200 ही रख देता है। अब इतने कम बी लिम्फोसाइट है तो लड़ेगा कौन? और अपनी जो शरीर की इम्यूनिटी है, जिसको भी एड्स हुआ रहता है, वो वीक हो जाती है। ठीक है, अब जो वायरस घुसा है, HIV, उसका जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो जीन है, जेनेटिक मटेरियल है, वो कौन सा केमिकल से बना हुआ है? RNA। RNA एंड DNA इज नथिंग बट जस्ट केमिकल्स, जिनका केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस है। किसी स्पेसिफिक टाइप का केमिकल स्ट्रक्चर है तो DNA नाम दे दिया, और उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया तो RNA नाम दे दिया। ठीक है, पर्सन। उसके बाद वायरस एंटर्स मैक्रोफेज, मैक्रोफेज करके एक सेल है, वायरस उसमें एंटर होता है। वायरल RNA replicates to form viral DNA with the help of reverse transcriptase enzyme, यानी कि एक एंजाइम है जिसका नाम है क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। उसकी हेल्प से जो वायरल आरएनए मींस वायरस आरएनए, मतलब वायरस जिसके पास RNA है, वायरल RNA जो कि स्प्रेड होने लायक है। वायरल मीनिंग का तुम समझ ही, वायरल वर्ड का मीनिंग तुम्हें पता ही होगा। जिससे क्या करता है वो? RNA से DNA बनाता है, रेप्लिकेट करके, RNA को रेप्लिकेट करके, उसका डुप्लीकेट करके, कौन सी एंजाइम की मदद से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से RNA को रेप्लिकेट करके क्या बनाता है? वायरल DNA। वायरल RNA से वायरल DNA बना रहा है। ठीक है, अब ये वायरल DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल्स DNA, यानी कि अब ये जो वायरल DNA बना है भाई साहब, ये क्या होगा? जो हेल्दी सेल है, जिसे मैंने बताया था ना, होस्ट सेल, उसके न्यूक्लियस में जाकर के DNA को क्या करेगा? इन्फेक्ट कर देगा, कंट्रोल ले लेगा, डायरेक्ट इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल। तो जैसा मैंने कहा, कंट्रोल कर लेता है और वायरस की कॉपीज बनाने को उसे कमांड करने लग जाता है, मतलब उसे हैक कर लेता है। बेसिकली क्या हुआ? वायरस आया, पर्सन के अंदर घुसा, माइक्रोफेज सेल में गया, वहां पर मल्टीप्लीकेशन करा उसने, अपने RNA जो भी केमिकल है उसका रेप्लिकेशन करा विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसको RNA से DNA बनाया, फिर उस DNA से हेल्दी होस्ट सेल में ट्रांसफर करा, उस DNA पर कंट्रोल कर लिया, और उसी के सेम यानी उसी की प्रजाति के वायरस पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए कंट्रोल कर दिया, डायरेक्ट मतलब कमांड दे दिया। देख सकते हो, आई होप इट इज विजिबल। रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस मींस ऐसा वायरस जिसके जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA। वायरल RNA कोर, वायरल प्रोटीन कोट, यानी कि ये जेनेटिक मटेरियल है, ये है वायरस, तो इसके आजू बाजू क्या होती है? कोटिंग होती है, जो कि इसके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। इसमें लाइफ नहीं होती है, लेकिन जैसे ही होस्ट सेल के अंदर जाता है वो उसी को अपनी जिंदगी बना लेता है। इसलिए वायरस को क्या कहते हैं? ए सेल्यूलर। सुना होगा ना, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, बट वायरस को क्या कहता है? ए सेल्यूलर। ए सेल्यूलर मींस जो कि सेल ही नहीं है। अब ये अपना मैक्रोफेज है, उसके अंदर जाएगा, जो प्रोसेस मैंने समझाया था दैट्स इट, उसी को डायग्रामेटिकल फॉर्म में दिया गया है। रेप्लिकेशन ऑफ वायरल RNA के बारे में कुछ फैक्ट्स। मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री कहते हैं, बिकॉज मैक्रोफेज में जाकर के HIV मतलब RNA से DNA में कन्वर्ट होता है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, तो मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री नाम दिया गया है। यहाँ पे वायरसेस प्रोड्यूस होंगे। एंटर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, कैसे इससे फाइट करेगा? टी लिम्फोसाइट एंटर करेंगे, replicate and produce progeny virus, attack other T helper cells, progressive decrease in T helper cells, that's it। यानी कि मैक्रोफेज में जो वायरस है वो बन रहा है, मैक्रोफेज को कह दिया HIV फैक्ट्री, वायरसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, टी लिम्फोसाइट्स लड़ने को आते हैं, लेकिन ये जो वायरस है अपने प्रोजेनीज बनाते हैं, जैसा मैंने कहा कि होस्ट सेल में एंटर करके उसके डुप्लीकेट्स बनाते हैं, और वायरस की जो तादाद है, संख्या है, वो इंक्रीज होती है, और बाकी टी हेल्पर सेल्स को अटैक करते हैं, और इतना मारते जाते हैं कि टी हेल्पर सेल्स का जो नंबर है वो डिक्रीज होने चला जाता है। वही टी लिम्फोसाइट्स, उसी को अपन क्या कह रहे हैं? टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ वायरल DNA ड्यूरिंग दिस पीरियड, ऐसे केस में क्या होगा? बाउट्स इंटेंस शॉर्ट पीरियड ऑफ फीवर, फीवर आना जाना, और बहुत ज्यादा देर, बहुत हाई टेम्परेचर वाला फीवर होना, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस तो बहुत कॉमन है, बिल्कुल हड्डी जैसा हो जाता है इंसान, इम्यूनिटी गोज डाउन, खत्म हो जाता है इंसान, वर्नरेबल टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट, कोई भी चीज इसकी बैंड बजा सकता है, इम्यूनो डेफिशिएंट, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी इसमें हो जाती है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कैसे पता किया जा सकता है और ट्रीटमेंट किया जा सकता है? टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं स्पेसिफिक चीजों के लिए। इसका नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसे, एलिसा शॉर्ट फॉर्म में। ट्रीटमेंट एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, पार्शियली इफेक्टिव, कोई भी इसका परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है, सप्रेस किया जा सकता है इंसान को,
कुछ और साल दिए जा सकते हैं जिंदगी के, बट परफेक्ट इसे ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग देते हैं जो कि उस रेट्रोवायरस को मल्टीप्लाई होने से रोकेगा, यानी कि ये क्या है, पार्शियली इफेक्टिव है, ठीक है। ओनली प्रोलॉन्ग लाइफ बट कैनॉट प्रिवेंट डेथ। लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकता है, लाइफ को लंबा खींच सकता है, बट डेथ से नहीं बचा सकता, मौत तो निश्चित है। अब बात करते हैं कैंसर की। कैंसर के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता रखी हुई है। कॉन्टैक्ट इनिबिशन, कॉन्टैक्ट से कुछ नहीं होता है। आई मीन कोई पर्सन है जिसे कैंसर हो रखा है, अपन ने भी कांटेक्ट में आया तो अपने को कैंसर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अपन बात करें, एक सेल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, कांटेक्ट इनिबिशन। यानी कि मानकर चलो यहाँ पर एक सेल है, अब ये सेल को पता है कि यहाँ पर कुछ घाव आ गया है। अब इस सेल को क्या करना है, इस घाव को भरना है, तो ये सेल क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, तब तक मल्टीप्लाई करेगा, तब तक मल्टीप्लाई करेगा जब ये सेल किसी दूसरे सेल के कांटेक्ट में ना आ जाए। अभी जैसे ही सेल किसी दूसरे सेल के कांटेक्ट में आ जाएगा, ये लोग कुछ इंटरैक्शन करेंगे सेल और सेल के बीच में, और कहेंगे कि बस अभी रुक जाओ, हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, जितना हमें मल्टीप्लाई करना था हम कर लिए, अब इससे ज्यादा सेल की मल्टीप्लिकेशन यानी सेल की नंबर को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। बट जो कैंसरस सेल होते हैं, कैंसरस सेल होते हैं, वो इस कॉन्टैक्ट इनिबिशन वाली फीचर, इस कॉन्टैक्ट इनिबिशन वाली प्रॉपर्टी को खो चुके होते हैं। अब ये लोग क्या, ले भाई तू फटाफट मल्टीप्लाई किए जा किए जा किए जा, और शरीर का सारा खाना पीना इस खामा खा के मल्टीप्लिकेशन में लगाते जाते हैं। यानी कि कोई इंसान है और ये इसका कान है, मानकर चलो ये इसका क्या है, कान है, ठीक है। यहां से इसका मानकर चलो कान इतना कट गया, कान इतना यहां से कट गया, मानकर चलो, एक मिनट देना, कान इसका इतना कट गया, होना चाहिए था इतने पे, होना चाहिए था इतने पे, बट कान इसका कट के हो गया इतना। अब ये जो कान जॉइंट कॉल आया मुझे, 10-20 सेकंड देना, तुम स्किप कर लो, मैं कंटिन्यू करता हूँ। वी विल कंटिन्यू, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं कह रहा था, कान का मानकर चलो थोड़ा सा हिस्सा कट गया, अब कान के जो सेल्स है वो रीग्रो होना शुरू होंगे, लेकिन जैसे ही वो जो कान के सेल्स है वो दूसरे स्किन पर टच होंगे, वो वहीं पर ही रुक जाएंगे। यानी कि अगर तुम देखते हो किसी इंसान का हाथ अगर कट जाता है, तो हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली सेल्स ग्रो होते जाते हैं, नीचे की तरफ ग्रो होते जाते हैं। ये है हाथ कट गया कुछ इस तरीके से, और सेल्स ऐसे ग्रो होंगे 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 होंगे, होते जाएंगे होते जाएंगे, और जैसे ही दूसरे सेल्स के टच में आ गए, सेल्स का ग्रोथ रुक जाएगा।
जिस इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट इनिबिशन। तभी तो तुम्हारा किसी भी इंसान को कोई घाव आता है तो जो सेल्स है वो तब तक ही बनते हैं जब तक स्किन कवर हो जाए, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर ही पहाड़ बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे दूसरे सेल के कांटेक्ट में आते हैं उनको समझ जाता है कि हमें रुक जाना है। दैट फीचर एंड प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्टैक्ट इनिबिशन। कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स एंड इनिबिट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। कैंसर्स लूज दिस प्रॉपर्टी, कंटिन्यूज टू डिवाइड, ट्यूमर्स फॉर्म मासेस ऑफ सेल्स। यानी कि ऐसे ये नॉर्मल सा स्किन है और यहाँ पे एक कैंसर बन गया है। कैंसर की वजह से एक सेल की वजह से, कैंसरस सेल की वजह से इतना सा एक अनवांटेड क्या बन गया है, मासेस ऑफ सेल्स, सेल्स का कलेक्शन बन गया जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्यूमर। इतना तो तुम्हें पता ही होगा। अभी यही ट्यूमर दो टाइप के हो सकते हैं, यानी कि अगर ट्यूमर ऐसे पैकेट के फॉर्म में हो तो इसे क्या कहते हैं, बेनाइन ट्यूमर, BNIGN, बेनाइन ट्यूमर। और अगर वो बेनाइन ट्यूमर फट जाए, इतना बड़ा हो जाए, फट जाए, स्प्रेड हो जाए, उसके जो सेल्स है वो स्प्रेड हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट लिटरली मींस जानलेवा, कि मींस अगर बेनाइन ट्यूमर है तब तक ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, फट गया, सेल्स पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गए, तो अपन उसे क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। यही स्टेज होता है कि जब किसी इंसान को बेनाइन ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, बेनाइन तक होता है ठीक है, लेकिन जैसे मैलिग्नेंट होता है तब डॉक्टर क्या कर सकते हैं कि सेल्स किस रेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी हेल्प से कैलकुलेट करता है कि इस इंसान के पास कितना समय बचा है जिंदगी जीने के लिए। ऐसा केसेस तुमने टीवी वगैरह में देखा होगा जब किसी को कैंसर होता है। अब जानते हैं बेनाइन और मैलिग्नेंट कैंसर ट्यूमर्स के बारे में। बेनाइन क्या होता है, कन्फाइंड टू अ लोकेशन, जैसे स्किन है, बन गया ट्यूमर, दैट्स इट, बेनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर ये है और कुछ इस तरीके से ये फट गया और इसके जो सेल्स है ब्लड फ्लूइड में चले गए और इस ब्लड के थ्रू बाकी जगह पर ये जो कैंसर सेल्स है बाकी जगह पर चले गए, तो यही इसी केस को क्या कह देंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर। कन्फाइंड टू लोकेशन, डू नॉट स्प्रेड, कॉजेज लिटिल डैमेज, नॉट एन इशू, काट के निकाल दो, दैट्स इट। मासेस ऑफ प्रोलाइफरेटिंग सेल्स, कलेक्शन होता है पूरा सेल्स का। नियोप्लास्टिक, इसी सेल्स को क्या कहते हैं, नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स, ग्रो रैपिडली, इन्वेड एंड डैमेज सराउंडिंग टिश्यू, स्टार्व नियर बाय सेल्स ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ऑब्वियसली फटाफट मल्टीप्लाई करना है, बाकी के सेल्स के भी जो न्यूट्रिएंट्स है उसे भी छीन लेते हैं, इसलिए अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंसान कितना टाइम है उसके पास जीने का। बिकॉज क्या करता है, ये बाजू वाले सेल्स को स्टार्व करता है, भूखा रखता है और सेल्स डाई होना शुरू हो जाते हैं। मेटास्टैसिस, मेटास्टैसिस, cells of tumor start a new tumor wherever they get lost। इस प्रोसेस, इस प्रॉपर्टी, इस फीचर को क्या कहते हैं, मेटास्टैटिस, मेटास्टैसिस। कॉजेस कार्सिनोजेंस, कैंसर्स जिन वजहों से होता है, यानी कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस होती है, चीजें होती है जो कि शरीर के अंदर कैंसर इंड्यूस कर सकती है, उन चीजों को अपन कहते हैं कार्सिनोजेंस। फिजिकल कार्सिनोजन की बात करें तो आयोनाइजिंग, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस हो सकते हैं जो कि शरीर में कैंसर होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। एक्सरेज में बार बार आओगे तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ता है। गामा रेज भी बहुत डेंजर होता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, यूवी रेज से भी होता है। चेंज, चेंज इन डीएनए, डीएनए में चेंज होने की वजह से भी, जिस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा मैंने बताया था, डीएनए में क्या होता है, म्यूटेशन। हाँ, जो एम से मैं वर्ड कह रहा था ना, दैट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन वर्ड में याद कर रहा था। ओ माय गॉड, ऑफ, मैंने स्क्रीन शेयर करने भूल गया। ओके ओके, लेट मी शो यू अगेन, नॉट एन इश्यू। मैं जिस चीजों के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, तो मैंने कॉन्टैक्ट इनिबिशन की बात करी थी। कैंसर सेल्स लूज दिस प्रॉपर्टी, कंटिन्यू टू डिवाइड, ट्यूमर्स फॉर्म मासेस ऑफ सेल्स। बेनाइन और मैलिग्नेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसके नोट्स बना लेना। सॉरी फॉर दैट कि मतलब मैंने ओपन ही करना मैं भूल गया। अब हम बात कर रहे थे कॉजेस कार्सिनोजेंस। इसका मैं जब लिंक शेयर करूंगा तभी तुम्हें प्रीव्यू दे दूंगा कि बीच में कुछ पार्ट रह गया है। तो ठीक है, बात करते हैं फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल में देख लिया, केमिकल एग्जांपल पूछा जा सकता है, नॉट सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस। केमिकल इन टोबैको स्मोक वगैरह, तंबाकू की वजह से होता है ना थ्रोट कैंसर, ऐसे गले में पैकेट्स में दिया गया रहता है। ऑन्कोजेनिक वायरसेस, जीन्स, वायरल ऑन्कोजीन्स, ऐसे और ऐसे वायरसेस जो कि कैंसर इंड्यूस कर सकते हैं, कैंसर ला सकते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरसेस, जीन्स, वायरल ऑन्कोजीन्स, यानी कि ऐसे जीन्स जो कि कैंसर शरीर में ला सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, वायरल ऑन्कोजीन्स। सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, खुद जो सेल ऑन्कोजीन्स की तरह काम करे। प्रोटो ऑन्कोजीन्स व्हेन एक्टिवेटेड, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऑन्कोजेनिक का सिंपल सा मीनिंग
सेल्स का रैपिडली मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्शन देना, यानी कि ऑन्कोजेनेसिस सेल्स को गाइड देना कि तुम फटाफट मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दो। यही तो मेन कॉज है कैंसर का। कैंसर और डिटेक्शन, कैंसर का डिटेक्शन कैसे किया जाता है, डायग्नोसिस पता कैसे किया जा सकता है, बायोप्सी, शरीर का बायोप्सी निकालो, मतलब नॉर्मली शरीर नॉर्मल से कितना एबनॉर्मल है उससे मतलब उसी रिपोर्ट को कहते हैं बायोप्सी। पता होगा, तुम्हारे भाई से पूछना। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, वो ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल्स काउंट, यानी कि ब्लड में अगर कैंसर है तो ब्लड आरबीसी काउंट, आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी काउंट एक्चुअली इंक्रीज होता है। देखो कैंसर ऐसे सेल में होता है ना जिसमें एटलीस्ट न्यूक्लियस होता है, क्योंकि कैंसर का क्या होता है ना, उसमें न्यूक्लियस में चेंज आ जाता है। न्यूक्लियस इस तरीके से प्रोग्राम्ड हो जाता है कि भाई तुम फटाफट मल्टीप्लीकेशन शुरू कर दो। इज इट रिकॉर्डिंग? ओके, हाँ रिकॉर्डिंग भी है, ओके। तो काउंट करेंगे अगर मतलब मैं कह रहा था सेल में न्यूक्लियस में चेंज आता है, न्यूक्लियस में म्यूटेशन होती है कि चेंज आ गए और वो फटाफट मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दे। बट ये जो आरबीसी और ये जो ब्लड प्लेटलेट्स जैसे अपन कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं ना, इनमें न्यूक्लियस ही नहीं होती। न्यूक्लियस ही नहीं है तो म्यूटेशन कहाँ, म्यूटेशन नहीं है तो इनको प्रोग्राम कौन देगा कि तुम जरूरत से ज्यादा मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे सेल्स में कैंसर नहीं होते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी तो होता है ना ब्लड में, इसके पास न्यूक्लियस होता है, एक होता है, दो होता है, उससे ज्यादा भी होते हैं। तो ऐसे केसेस में डब्ल्यूबीसी में अगर जब कैंसरस सेल आ जाते हैं तब उस केस को क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहते हैं, ल्यूकेमिया। बोन मैरो में भी हो सकता है। टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल्स काउंट, टेस्ट करेंगे अगर नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है जितना होना चाहिए था उससे, तो ब्लड कैंसर या बोन मैरो कैंसर भी कह सकते हैं। रेडियोग्राफी एक्सरेज की हेल्प से, सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेस एक्सरे एंड जनरेट 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। कहीं पर भी बेनाइन ट्यूमर अगर बना है तो ऑब्वियसली उस शरीर के स्कैन से पता कर सकते हैं। एमआरआई जो कि सबसे सेफेस्ट है, यानी कि इन सब में क्या होता है, देखो एक्सरे, किसी भी चीज का अगर पता करना है तो ये सब एक्सरे यूज किए जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी शरीर के लिए हानिकारक है। यानी कि पहले से ही शरीर के अंदर कोई बेनाइन ट्यूमर है, एक्सरे दे रहे हो और उससे बेनाइन ट्यूमर जो भी कैंसर सेल से वो हाइपर एक्टिव हो गया और बेनाइन ट्यूमर फट गया, मैलिग्नेंट हो गया, तकलीफ हो जाएगी। तो ज्यादातर क्या होता है, एमआरआई कराना चाहिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि क्या यूज करता है, मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है शरीर का एक 3D इमेज बनाने के लिए, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये सब जो एक्सरेज और यूवी लाइट वगैरह है वो क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बाइंड टू कैंसर सेल्स एंड क्लम्प देम टुगेदर अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर्स। इसे रीड करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, सिंपल सा टर्म है। माय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आइडेंटिफाई जीन ससेप्टेबल टू कैंसर, यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब अपन स्टडी करते हैं, यानी कि बायोलॉजी को मॉलिक्यूलर लेवल पर जब अपन स्टडी करते हैं, उसमें स्टडी क्या की जाती है कि ऐसे जीन्स, ऐसे केमिकल की स्टडी करते हैं जो कि कैंसर को लेकर के बहुत सेंसिटिव है। यानी कि जब भी मतलब कैंसर उनमें होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, यानी कि ऐसे जीन्स जिनका म्यूटेशन होना बहुत ही सिंपल होता है। कैंसर के लिए वो क्या होता है, वीक होते हैं, वीक होते हैं कैंसर के लिए, ससेप्टेबल। आई होप इंग्लिश में ससेप्टेबल का तुम्हें मीनिंग पता होगा। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी करके बेनाइन ट्यूमर निकाल दो, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी सुना ही होगा, बहुत ही तकलीफजनक होती है, बहुत ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। 1 मिनट देना। लेट्स कंटिन्यू। कीमोथेरेपी, इतना इसका साइड इफेक्ट होता है, इतना शरीर तकलीफ झेलता है कि बाल भी उड़ जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी, ट्यूमर सेल्स इनिशिएटेड, आई मीन ट्यूमर सेल्स को इनिशिएट किया जाता है, केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन्स करके केमिकल्स पार्टिकल्स होते हैं, उसका यूज किया जाता है। हेयर लॉस एंड अनीमिया, शरीर में वीकनेस आ जाती है, एनीमिया। एक्टिव इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय ट्यूमर सेल्स। इस तरीके के ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। अब अपन आ जाते हैं, इसमें से कुछ नहीं, सिर्फ 2 या 3 याद रखना है। क्या, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, अल्फा इंटरफेरॉन्स, ऐसे 3-4 नाम याद रख सकते हो, दैट इज। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, जो निकोटीन इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं उसे अपन क्या कह सकते हैं, ओपियोइड्स, नशीले पदार्थ, ओपियोइड्स। ओपियोइड रिसेप्टर्स इन सीएनएस एंड जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। होता क्या है, ओपियोइड्स यानी कि नशीले पदार्थ, उनके जो केमिकल होते हैं, उनकी जो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि अपने शरीर में केमिकल
पता कैसे चलता है? स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे केमिकल आकर के बाइंड करते हैं और अपना जो बॉडी है उसे आइडेंटिफाई करता है कि ये केमिकल है कौन सा। कहाँ कहाँ पर ये रिसेप्टर देखने को मिलेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देखने को मिलेंगे। अपने जो स्पाइन में नर्वस सिस्टम होता है ना, दैट इज योर ये स्पाइनल नर्वस सिस्टम। लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, यहाँ पे नेक की तरफ और उसके ऊपर की तरफ होता है, तभी तो ऐसा सर ऐसा झूमता हुआ नजर आता है। एग्जाम्पल हीरोइन, जिसे नाम दिया जाता है स्मैक। डायएसिटाइल मॉर्फिन, वाइट ओडरलेस क्रिस्टलाइन एक प्रोडक्ट होता है डायएसिटाइल मॉर्फिन। सिंपली इसे क्या कह सकते हैं? मॉर्फिन कह सकते हैं। एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन यानी कि मॉर्फिन का एक केमिकल प्रोसेस कर होती है, यानी कि ये है मॉर्फिन, जो कि क्या है? एक ओपियोइड है, नशीला पदार्थ है। इसका एसिटाइलेशन कर दो, एसिटाइल सुना है ना, एक केमिकल लेके इसका एसिटाइलेशन कर दो तो भी एक टाइप का ओपियोइड बनता है। लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से ही अपना क्या बनता है? अपन देखेंगे यहाँ पे कोकीन। स्नॉटेड और इंजेक्टेड कैसे अपने शरीर के अंदर उसे लिया जाता है? ड्रग्स ओपियोइड्स को ऐसे बत्ती बना करके नाक में उसे इंजेक्ट स्नॉट करते हैं, फूकते हैं अपने अंदर, या तो इंजेक्शन की मदद से। डिप्रेसेंट यानी इनका काम क्या होता है? इन्हें कौन सा केमिकल अपन कह सकते हैं? डिप्रेसेंट केमिकल्स, यानी कि शरीर के सारे फंक्शन को क्या करता है? डिप्रेस करता है, स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस, विजन, बोलना, कोई भी फीलिंग रखना, उसे एकदम हल्का कर देता है, स्लो कर देता है। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, कैनाबिनॉइड्स की बात करते हैं। ये थे क्या? ओपियोइड्स। अब अपन बात करेंगे कैनाबिनॉइड्स, जो कि अपने घास वगैरह पर उगते हैं। कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ऑब्टेन्ड इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट्स, कैनबिस सटाइवा, कुछ इस तरीके का तुमने देखा होगा। इस तरीके का प्लांट दिखता है, कुछ इस तरीके का, गांजे का प्लांट जो भी है कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, यही है कैनबिस सटाइवा। टेक्स्ट बुक में हमारे इमेज दिया गया है। फ्लावर टैप्स, लीव्स एंड रेजिन, यानी कि उस मतलब प्लांट के कौन से पार्ट से कैनाबिनॉइड्स बनाए जाते हैं, नशीले पदार्थ? फ्लावर के टैप से, जो ऊपर वाले हिस्से, लीव से बनाए जाते हैं, रेजिन से जो लिक्विड निकलता है प्लांट से, उससे क्या क्या बन सकता है? मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। हशीश मीन्स चरस ओनली, बट अरेबिक लैंग्वेज में उसे हशीश कहते हैं। ओरल इंजेक्शन या इनहेलेशन, इंजेक्शन लेंगे या सांस से भी इसे लिया जा सकता है, जैसे गांजा फूकते हैं ना लोग, या तंबाकू खाते हैं वगैरह वगैरह। इफेक्ट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ बॉडी, हार्ट वगैरह पर ही असर डालता है। अब कोका एल्कलॉइड्स, कोकीन, कोका सुन के समझ में आ रहा है? कोकेन, कोकेन, कोका प्लांट, इरेथ्रोजाइलम, इरेथ्रोजाइलम, नेटिव टू साउथ अमेरिका, यानी इरेथ्रोजाइलम करके एक प्लांट है जो कि नेचुरली सबसे पहले साउथ अमेरिका से आया था। मतलब नेटिव और एक्सोटिक समझते होंगे, पेंगुइन्स आर नेटिव टू आर्कटिक, बट मुंबई में लाए गए, इट मींस एक्सोटिक। तो वैसे ही साउथ अमेरिका में नेचुरली एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट, जिसमें से कोकेन बनता है। एक कोक क्रैक, कोकेन को ही कोक या क्रैक कहते हैं। बत्ती बना के पाउडर के फॉर्म में से स्नॉट किया जाता है। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। सेंस ऑफ यूफोरिया, सब चीज खूबसूरत खूबसूरत, हल्का फुल्का, खुशी खुशी महसूस होती है और शरीर की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ज्यादा डोजेज से हेलुसिनेशन, इंसान भ्रम में चला जाता है, उसे जो चीज नहीं भी होती वो भी दिखने लग जाती है, डर सकता है या घबराहट हो सकती है, हेलुसिनेट करने लग जाता है इंसान। एट्रोपा, बेलोडोना, डटूरा, धतूरा जिसे अपन कहते हैं, इंग्लिश में मैं कहा अभी मैंने, लेकिन जो धतूरा होता है वो भी, इसमें भी क्या होती है? हेलुसिजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, भांग खा लेना। धतूरा मीन्स भांग वाला। इसका ये क्या है साइंटिफिक नेम? एट्रोपा बेलाडोना। यूजफुल ड्रग्स की अपन बात करते हैं। अभी यहाँ पर अपन ड्रग्स सिर्फ नशीले वाले पदार्थ की नहीं बात कर रहे, ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो हमारे मेडिसिन में होते हैं, शरीर में फंक्शंस करते हैं, बट उनका भी एक्सेसिव लेने में भी हमें नशे हो सकते हैं, उनकी भी हमें एडिक्शन हो सकती है। अभी जैसे किसी सर दर्द वाले इंसान की बात करोगे ना, तो पैरासीटामोल का एडिक्ट हो जाता है, बिना पैरासीटामोल लिए उसका सर दर्द जाता नहीं है। या किसी को भी फीवर हो जाता है, वो पैरासीटामोल ही ले लेता है बार बार, यानी थोड़ा सा भी फीवर हुआ पैरासीटामोल ले लिया, तो भी पैरासीटामोल का क्या हो जाता है? एडिक्ट हो जाता है। बार्बिट्यूरेट्स और एम्फेटामाइंस, बेंजोडायफिन्स, लाइजर्जिक एसिड डायथालेमाइड्स, एलएसडी, एलएसडी तो सुना ही होगा, इसका फुल फॉर्म देख लो, लाइजर्जिक एसिड डायथालेमाइड्स, एलएसडी। इन सब का क्या काम होता है? ये जो बार्बिट्यूरेट्स और ये एलएसडी का काम क्या?
मेंटल इलनेस और डिप्रेशन या इंसोम्निया वाले पेशेंट्स को ट्रीट करने में यूज किया। इंसोम्निया मींस लैक ऑफ स्लीप, डिप्रेशन पता है, मेंटल इलनेस पागल लोग। मॉर्फिन इज यूज्ड एज अ सेडेटिव एंड पेन किलर। मॉर्फिन सेडेटिव मींस शरीर को शांत करने के लिए यूज किया जाता है। कोई हाइपर एक्टिव है, मॉर्फिन दे डालो, इंजेक्शन दे दो, शांत हो जाएगा इंसान। या फिर पेन भी होता है तो वहां पे भी मॉर्फिन मॉर्फिन दिया जाता है, तो पेन किल करने का वो काम करता है। सर्जरीज में यूज करी जाती है। स्मोकिंग, टोबैको, टोबैको में क्या होता है, निकोटीन, सुना ही होगा। स्मोकिंग और टोबैको की बात करें, डिजीजेस क्या क्या हो सकते हैं, कैंसर ऑफ लंग, लंग का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर में भी, थ्रोट में भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में दिक्कत, एम एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, यानी कि जो अपना हार्ट का जो एक पाइप होता है, रास्ता जाता है ब्लड वेसल, वहां पर ब्लॉकेज आ जाए तो उसे कोरोनरी हार्ट डिजीज। गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में तकलीफ, एल्कलॉइड स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड, इनका जो मतलब नेचर होता है, एसिडिक बेसिक होता है ना, वैसे इनका नेचर क्या होता है, एल्कलॉइड। ये एड्रिनल ग्लैंड को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। यानी कि एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, एड्रेनलिन एड्रेनलिन निकलेगा, और ये जो एड्रेनलिन एंजाइम होते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब बूस्ट प्रोडक्ट, बूस्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी। यानी कि अगर हम डरे हुए सिचुएशन में होते हैं, एक्साइटेड सिचुएशन में होते हैं ना, तो अपने किडनी के ऊपर दो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, तुमने देखा होगा कुछ इस तरीके के, सेम बाजू वाले राइट साइड वाले किडनी में भी होता है। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये क्या करेंगे, केमिकल निकालेंगे, किसी भी तरीके का एक्साइटमेंट वाला सेंस आएगा तो एड्रेनलिन केमिकल निकालेंगे, एड्रेनलिन केमिकल निकालेंगे, जो कि शरीर को अच्छा खासा परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इसलिए तुमने कभी देखा होगा जो मजदूर होते हैं या जो कोई चाइल्ड लेबरर्स होते हैं, वो अर्ली एज से ही तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनके पास खाने का पैसा तो होता नहीं, लेकिन वो छोटी सी पुड़िया लेकर के ऐसे हाथ में मसल करके जब वो लोग खाते हैं, तो उनमें दो दो बोरी उठाने की ताकत थोड़ी फटाक से आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि इसके अंदर जो नशीला पदार्थ होता है, निकोटीन वगैरह, ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और एड्रेनलिन रिलीज करता है। और नॉर एड्रेनलिन, दैट इज नथिंग बट एड्रेनलिन का एक दूसरा फॉर्म, उसे ही नाम दिया गया नॉर एड्रेनलिन, उसे रिलीज करता है ब्लड में, और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, शरीर को मतलब पावरफुल बना देता है। बिना खाने पीने के भी शरीर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, बट ऑब्वियसली दिस थिंग इज नॉट इफेक्टिव इन द लॉन्ग टर्म। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीजेस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन ब्लड, ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा होता है वो डिक्रीज करता है स्मोकिंग की वजह से। स्मोकिंग की वजह से ब्लड में कार्बन, स्मोकिंग करोगे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, और थोड़े बहुत शरीर के अंदर भी जाती है। अब जो स्मोकर्स होते हो तो सोचो जरा, 5 या 10 साल के लिए भी स्मोक कर रहे होते हैं, तो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होने लग जाती है। अब ऑब्वियसली ब्लड में से ऑक्सीजन ही कम होगी तो शरीर कैसे किसी का ग्लो करेगा, अंदर ही अंदर जो अपना शरीर है वो कचड़े जैसा बन जाएगा, डस्टबिन बनता जाएगा। अल्कोहल, यानी अल्कोहल तो पता ही है, विड्रॉल सिम्टम्स का क्या मीनिंग हुआ, यानी कि अगर किसी इंसान को किसी चीज का नशा है, अगर उससे वो नशा विड्रॉ करोगे, ले लोगे, छीन लोगे, दूर रखोगे, तो उसके सिम्टम्स यानी विड्रॉ करने के बाद इंसान कैसे कैसे लक्षण दिखाएगा, जिससे अपन कंफर्म कर सकते हैं कि उस इंसान को उस चीज की लत लग चुकी है, अब उसे थेरेपी देने की जरूरत है। यानी किसी को दारू की लत थी, हमने दारू को विड्रॉ करा, अब उसने कुछ एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग वाली सिम्टम्स को दिखाए, इट मींस क्या, वो अल्कोहल का आदी हो चुका है, अल्कोहल का एडिक्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर ली, पता भी नहीं चला मैंने कि इतने टाइम में इतना डिस्कशन हो गया। ठीक है, ये मैं जो पीडीएफ है गूगल ड्राइव पर मैं डाल दूंगा, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसे तुम्हें रीड करना है। ये सब क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में आया गया है, 2018 में देखो सीबीएसई में आया, इस क्वेश्चन को तुम्हें रीड करना है और आंसर इसमें मेंशन है। ये भी क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, ये सब बड़े बड़े हैं बहुत सारे, बट जस्ट रीड कर लेना, लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दैट्स इट, दैट्स इट इन दिस चैप्टर। चैप्टर के नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे इसके नोट्स है, ये वाले पीडीएफ में जो भी नोट्स दिए गए हैं, अच्छे से फ्लो चार्ट वाले नोट्स से इसे नोट्स बनाओ, सारी चीजों को याद करो। आई विल बी प्रिपेयरिंग नेक्स्ट वीडियो जिसमें अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और तुम्हारा जो रे ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन सॉल्विंग है उसको भी अपन जरूर डिस्कस करेंगे। बट बेटर कि मैं तुम्हें पहले रे ऑप्टिक्स का जो वीडियोस है उसे मैं खत्म कर दूं क्या, वो जो मतलब ओके, मैं ये तुम्हें व्हाट्सएप पर पूछ लूंगा कि रे ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चंस है
वो होमवर्क के तौर पर दिया गया, प्रैक्टिस के तौर पर दिया गया। थैंक यू, पढ़ाई करते रहो। वीडियोस खत्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट, आई गेस अपन ने ऑलमोस्ट 40 to 50% बायोलॉजी खत्म कर ही ली है। ओनली द रिमेनिंग थिंग इज तुम उसे याद करो और उसके क्वेश्चंस वगैरह मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ। एंड वाले चैप्टर्स है वो तो ऑब्वियसली इजी है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड ऑल, जो भी छोटे मोटे इवोल्यूशन, इवोल्यूशन है एक थोड़ा सा बड़ा। थैंक यू।